Hey everyone, welcome to Practice Mock and welcome to today's class of Editorial Insight। ये Editorial Insight की 5th क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस और हो चुकी है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन क्लासेस से, वो ये है कि हमारी जो रीडिंग स्किल्स है, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, जो वोकैबुलरी है, ये हमारी इंप्रूव हो सके, जिससे हम इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैरा जंबल हो गया, क्लोज पैसेज हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, इन टॉपिक्स को मास्टर कर लें, इन टॉपिक्स अपना स्कोर इंक्रीज करें, जिससे हमारा जो ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन का स्कोर है मार्क्स से वो बूस्ट हो सके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, रीडिंग इंप्रूव करनी है, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है, वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी है और अल्टीमेटली इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है। हम इन सेशंस में करते क्या, हम आर्टिकल्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि आर्टिकल्स से इंफॉर्मेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहा है, किस सेंटेंस से ऑथर क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, किस को रेफर कर रहा है, किस चीज़ को रेफर कर रहा है, डॉट्स कैसे कनेक्ट करते हैं आर्टिकल्स में, क्रोनोलॉजी कैसे बनाते हैं इवेंट्स की, कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट किस इवेंट का कॉज है या इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम इन सेशंस में सीखते हैं, जिससे हम जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है और जो बाकी के रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें आंसर इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी एस्पिरेंट्स आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहला सेशन, इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं 4 हो चुके हैं, उनको अगर नहीं देखा है तो आप उन सारे सेशंस को देख लो। पहले सेशन में हमने बेनिफिट्स भी डिस्कस किए कि कैसे ये सेशन जो हो रहे हैं आपके एडिटोरियल इनसाइट आपको कैसे बेनिफिट करने वाला है, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आर्टिकल्स पे डिस्कस किए हैं और हमने ये भी सीखा है उनमें कि आर्टिकल्स को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो उन सेशंस को देखना मत भूलना। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जो रेगुलर हैं, वो तो उन्हें तो पता है हम कैसे करते हैं, सो वो बस बने रहें। स्टार्ट कैसे करेंगे, हम वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पहला जो वर्ड है हमारा वो है बैक्ड। ये वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, तो इस वर्ड को हम वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही तरह यूज कर सकते हैं। बैक्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट देना या ऐसी कोई चीज जिसको सपोर्ट मिली है। किस तरह की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट मिली है या मॉरल सपोर्ट मिली है। मतलब हमने किसी को फाइनेंशियली हेल्प किया है, मनी दे के, मनी प्रोवाइड करके हेल्प किया है, या तो मटेरियल प्रोवाइड करके हेल्प किया, या हमने उसके मोरल को बूस्ट किया है, उसको इंकरेजमेंट दी है, इंस्पिरेशन दिया है, तो उसको हम कहते हैं बैक्ड। सिनोनिम्स, असिस्ट, असिस्टेड, असिस्ट करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। इंडोर्स करने का मतलब, इंडोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब भी होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, ठीक है। इन वट एवर मीन्स पॉसिबल आप सपोर्ट कर रहे हो, आप इंडोर्स कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, सपोर्ट नहीं करना, उसके अगेंस्ट जाना, उसकी अपोजिट कोई काम करना, ठीक है, उसे सक्सेसफुल ना होने देना, अपोज करना, डिसअप्रूव करना, ये कहना कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ बुरी है, खराब है और उसे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड वर्ड है बॉट, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब की सेकेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बॉट का ऐसे तो जो जनरल मीनिंग है होता है, जो आप हमेशा पढ़ते हैं, वो होता है किसी चीज़ को लेके आना। बट यहाँ पे बॉट की एक अलग मीनिंग है, वो है कि किसी चीज़ को सच मान लेना, ठीक है। बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, तो उसको हम कहते हैं बॉट, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे, एक्नॉलेज, ठीक है, किसी के ट्रुथ को, किसी की वेरासिटी को, एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, ट्रस्ट करना, ठीक है, कि वो चीज़ ट्रू है, करेक्ट है, एक्यूरेट है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, सस्पेक्ट करना, सस्पेक्टेड, मतलब आपको डाउट है, यू आर डाउटिंग द एक्यूरेसी, यू आर डाउटिंग द वैलिडिटी, वेरासिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, डाउट कर रहे हो आप, तो ये उसके एंटोनिम्स हो गए। तो बॉट मतलब क्या होता है, बिलीव करना कि कोई भी चीज़ सही है, सच है। सिनोनिम्स क्या होंगे, एक्नॉलेज कर लेना, सेम चीज़ है, ट्रस्ट कर लेना, सेम मीनिंग है। एंटोनिम्स क्या होंगे, ट्रस्ट नहीं करना, डाउट करना, उस पर डिसबिलीफ कन्वे करना, सस्पेक्ट करना, डाउट करना, ठीक है। थर्ड वर्ड रिटेलिएशन, नाउन है। अब रिटेलिएशन क्या होता है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया या आपको कुछ बुरा कहा, तो आपने बदले में उसके साथ भी कुछ बुरा किया या कुछ बुरा कहा, तो ये जो एक्ट किया आपने बदले वाला, इसको हम कहते हैं रिटेलिएशन, बदला, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होता है, रेट्रिब्यूशन, ठीक है, वेंजेंस, रिवेंज। एंटोनिम्स, आपने बदला नहीं लिया, आपके साथ बुरा हुआ पर आपने उसको माफ कर दिया, जाने दिया, पार्डन कर दिया, फॉरगिव कर दिया, तो फॉरगिवनेस एंड पार्डन, ये इसके एंटोनिम्स है,
फोर्थ है सॉलिडैरिटी, इट इज ऑल्सो अ नाउन। सॉलिडैरिटी क्या होता है? एग्रीमेंट है, दो लोगों के बीच समझौता है, सपोर्ट है, मेंबर्स के बीच एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अग्री होते हैं, सहमति कन्वे करते हैं, तो वो होता है सॉलिडैरिटी। सिनोनिम्स क्या होता है? अकॉर्ड, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ये दोनों वर्ड्स पे क्या कन्वे करते हैं कि दो ग्रुप्स के बीच या दो लोगों के बीच, दो कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट है, सपोर्ट है, ठीक है, गुड रिलेशन है, पीसफुल रिलेशन है। एंड एंटोनिम्स क्या हो गया? एंटागोनिज्म, एनमिटी है, दुश्मनी है, इल विल है, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स है, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है। फिफ्थ है स्पाइरल, वर्ब की बेस फॉर्म है ये। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना, इस तरह से खराब हो जाना कि उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया है, तो उसको हम कहते हैं स्पाइरल। सिनोनिम्स, डिटेरियोरेट हो जाना, तो डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है कि वो खराब होगी, वर्जन हो गई, ठीक है। एग्रावेट करना, एक्सैसरबेट करना, वर्जन करना, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स, अबेट, अबेट का मतलब क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई खराब चीज थी, आपने उसको कम खराब किया, मतलब आपने उस सिचुएशन में या उस चीज में इंप्रूवमेंट किया, तो वो सिचुएशन इंप्रूव हुई, तो हम कहते हैं अबेट। अलग वे में कहूँ तो कोई चीज़ अगर खराब हो गई, वो सीवियर, बहुत एक्सट्रीम हो गई, इंटेंस हो गई, तो उसकी सिवियरिटी या इंटेंसिटी कम करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको हम कहते हैं अबेट। इम्प्रूव भी इसका एंटोनिम है। सिक्स्थ इज स्टॉकपाइल। स्टॉकपाइल क्या है? नाउन है। स्टॉकपाइल क्या होता है? सप्लाई, किसी चीज़ का, वेपन्स का, रिसोर्सेज का, मटेरियल्स का आपने रिजर्व रखा है अपने पास, सप्लाई स्टोर करके एक रिजर्व बना के रखा है फ्यूचर यूज के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्टॉकपाइल। सिनोनिम्स क्या है? आर्सेनल, रिजर्व, दोनों। स्टॉक, दोनों का मतलब क्या होता है? ऐसे कोई कलेक्शन, कोई रिजर्व, कोई सप्लाई जो आपने रखी है फ्यूचर यूज के लिए। एंटोनिम्स क्या होगा? दर्थ, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये दोनों क्या बताते हैं? लैक। देखो, स्टॉक पाइल क्या बता रहा है? आपके पास सप्लाई है, मतलब कि अबंडेंस बता रहा है कि आपके पास चीजें हैं फ्यूचर यूज के लिए। बट डर्थ और पॉसिटी क्या बताते हैं? लैक, की कमी है, आपके पास चीजें नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम होते हैं स्टॉक पाइल के। प्रोवोक्ड, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्या होता है? प्रोवोक करने का, किसी को गुस्सा दिलाना, जानबूझ के आप ऐसा काम कर रहे हो, ऐसी चीजें कह रहे हो कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, वो एनवाय हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोवोक्ड। इंसेंस्ड, इन्फ्यूरिएटेड, दोनों का मतलब होता है टू कॉज समवन टू बिकम वेरी एंग्री, तो ये उसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स, अपीज्ड, कोई गुस्सा है उसको आपने शांत किया, ठीक है। प्लेकेट, किसी के गुस्से को आपने कम किया, गुस्से को ठंडा किया, आपने शांत किया, तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स है। अपीज्ड एंड प्लेकेटेड दोनों का मतलब होता है किसी के गुस्से को शांत करना। डेटरिंग, मतलब किसी को डिस्करेज करना कि वो कोई काम ना करे। टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, आपने उसको या तो डरा दिया या धमका दिया या ऐसा कुछ बता दिया जिससे सामने वाला डिस्करेज हो गया। पहले वो काम करना चाहता था, अब वो नहीं चाहता है काम करना, ठीक है, या पहले वो काम कर रहा था बट अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उसको हम कहते हैं डेटरिंग। सिनोनिम्स, डिसोएडिंग, आपने डिसोएड कर दिया, डिस्करेज कर दिया उसे, डिस्करेजिंग। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? आपने उसको और प्रोवोक किया और परसुएड किया और इनकरेज किया कि वो काम करे, इंड्यूस किया, ठीक है, आपने उसको कोक्स किया, कजोल किया आपने कि वो उस काम को करे, तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स हो गए। हॉस्टिलिटी, नाउन है। डेटरिंग इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ये, ठीक है। हॉस्टिलिटी क्या है? नाउन है, मतलब एग्रेसिव या फिर अनफ्रेंडली फीलिंग्स या बिहेवियर, ठीक है, उसको हॉस्टिलिटी कहते हैं। दुश्मनी या ऐसा कोई फीलिंग जिससे दो लोगों के बीच गुस्सा है, बहुत दुश्मनी है, हेट्रेड है, तो उसको हम कहते हैं हॉस्टिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ, ये दोनों सिनोनिम्स है, दोनों ही क्या बताते हैं? कॉन्फ्लिक्ट का जैसे सिचुएशन है दो लोगों के बीच, दो कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़े का माहौल है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? एमिटी, पीसफुल रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, कॉर्डियलिटी, सेम फ्रेंडली रिलेशन है, पीसफुल रिलेशन है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रिगर्ड का मतलब होता है किसी चीज को हैपन कराना, करना, या किसी चीज का होना, उसको ट्रिगर्ड करते हैं, ठीक है। वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, मतलब मेड समथिंग हैपन सडनली, आपने कुछ किया जिससे कोई चीज हो गई, अचानक से हो गई, आपने कॉज किया, ठीक है। सिनोनिम्स, इंजेंडर्ड, कॉज करना, कॉज्ड, ये दोनों ही वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा?
अवॉइड करना, आपने किसी चीज़ को होने से रोक लिया, इनहिबिट कर दिया, रोक लिया, प्रिवेंट कर लिया कि वो चीज़ ना हो, तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स हो गए। फ्रेजल वर्ब्स भी है कुछ आज, कैरिड आउट, ठीक है, कैरी आउट फ्रेजल वर्ब का ये पास्ट टेंस फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी टास्क को करना या कंप्लीट करना। रेजिंग ऑन काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कंटिन्यू होना, जनरली यह किसी नेगेटिव चीज के लिए होता है, ठीक है, जैसे कोई राइट है, कोई डिजास्टर है, जैसे स्टॉर्म हुआ, फ्लड्स हुआ, दे आर रेजिंग ऑन, मतलब दे आर कंटिन्यूइंग, वो अभी हो रहे हैं, रुके नहीं है, हो रहे हैं, और किस तरह से हो रहे हैं, वायलेंटली हो रहे हैं, ठीक है, काफी डैमेज, काफी डिस्ट्रक्शन उनके वजह से हो रहा है, वो कर रहे हैं काफी डैमेज, तो उस तरह से हो रहे हैं कंटिन्यू, तो वो होता है रेजिंग ऑन। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है, टू द ब्रिंक ऑफ। टू द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है कि टू बिकम वेरी क्लोज टू डूइंग और हैविंग समथिंग, मतलब आप किसी चीज के बहुत पास आ गए हो, ठीक है, उस चीज को पाने के या वो चीज होने के बहुत पास आ गई है, मतलब उस चीज की होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो उसको हम कहते हैं टू द ब्रिंक ऑफ। टेकन फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब किसी को बिलीव, किसी चीज पे बिलीव कर लेना, किसी ने कुछ कहा, आपने उस चीज को बिलीव कर लिया, ठीक है, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, मतलब आपने सोचा भी नहीं कि सच हो भी सकता है या नहीं, आपने उसको सच मान लिया, यानी आपने उसको यू टुक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक। एक जार्गन भी है, सेल्फ डिफीटिस्ट। अब सेल्फ डिफीटिस्ट किसको कहते हैं? ये एक ऐसा एटीट्यूड होता है, एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें एक पर्सन या कोई कंट्री या कोई नेशन या कोई ग्रुप या किसी ग्रुप का कोई मेंबर जो होता है वो ऐसे एक्शंस लेता है जिससे उसका खुद का ही घाटा है, ठीक है, इन्वॉल्विंग एक्शंस और बिलीफ दैट लेड टू वन ओन फेलियर डाउनफॉल, मतलब ऐसे एक्शन लेना, ऐसा थॉट रखना, ऐसा बिलीफ रखना जिससे आपका खुद का घाटा है, आपका खुद का फेलियर होगा, उससे आप खुद डाउनफॉल होगा आपका, उसको हम कहते हैं सेल्फ डिफीटिस्ट। यानी कि आप सेल्फ डिफीटिस्ट है, मतलब डिफीट मतलब हराना, सेल्फ मतलब खुद से, तो आप खुद को ही हरा रहे हो, ठीक है, ऐसे एक्शन कर रहे हो, ऐसे थॉट्स रख रहे हो जिससे आप खुद ही हार रहे हो अपनी एक्शन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ डिफीटिस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल किस पे? वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो झगड़ा, जो वर्ड है वो वाइडन हो रहा है, बढ़ रहा है, स्केल में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑन एन इल्यूसिव पीस इन वेस्ट एशिया। और आर्टिकल किसके बारे में? ऑन एन इल्यूसिव पीस। पीस यानी जो शांति है वो कैसी है? इल्यूसिव है, मतलब अनेबल और डिफिकल्ट टू अचीव। हम इल्यूसिव किसको कहते हैं? ऐसी कोई चीज जो हमारे पकड़ में नहीं आ रही है, हम एफर्ट्स तो बहुत कर रहे हैं बट हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पीस, जो शांति का माहौल जो है, जो शांति है वो इल्यूसिव हो रही है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, जो वॉर है वो बढ़ गया है। एज लॉन्ग एज द गाजा वॉर ड्रैग्स ऑन, जब तक कि एज लॉन्ग एज, जब तक जो गाजा वॉर है वो ड्रैग ऑन होता रहेगा, मतलब कंटिन्यू होता रहेगा, पीस विल बी इल्यूसिव। पीस कैसी होगी? इल्यूसिव होगी, मतलब कि डिफिकल्ट टू अचीव होगी। कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। तो आज का आर्टिकल किस पे? वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पे है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया पे, उस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, पहले आप पढ़ोगे आर्टिकल को, फिर हम और आप दोनों मिलके डिस्कस करेंगे, ठीक है। A rocket attack on a rocket attack on a football ground in Mazdal Shams in the Golan Heights, in which 12 young people were killed, has taken West Asia to the brink of a wider war। ठीक है, क्या कह जा रहा है ऑथर कि एक रॉकेट अटैक हुआ है, कहाँ पे हुआ है? फुटबॉल ग्राउंड में। और फुटबॉल ग्राउंड कहाँ था? मजदल साम्स में, गोलन हाइट्स में, जिस अटैक में 12 यंग पीपल की डेथ हो गई। इस अटैक की वजह से जो वेस्ट एशिया है वो कहाँ आ गया है? एक वाइडर वॉर, मतलब एक बड़े वॉर के बहुत पास आ गया है। मतलब कि इस रॉकेट अटैक की वजह से, जिसमें 12 यंग पीपल की डेथ हो गई, और ये रॉकेट अटैक कहाँ पे हुआ? मजदल साम्स में हुआ, गोलन हाइट्स में। तो इस रॉकेट अटैक ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जिससे वेस्ट एशिया में जो एक वाइडर वॉर की पॉसिबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो गई है, ठीक है। Israel and the US have blamed Hezbollah, Lebanon's powerful Shia militia that is backed by Iran। इजराइल और यूएस ने किसको ब्लेम किया है इस रॉकेट अटैक के लिए? हेजबोला को ब्लेम किया है। हेजबोला क्या है? ये लेबनान की एक पावरफुल शिया मिलिशिया है। मिलिशिया क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कुछ जो मेंबर्स होते हैं सोल्जर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। वो सोल्जर्स ऑफिशियली होते नहीं है बट उन्हें सोल्जर्स की ट्रेनिंग मिली होती है और सोल्जर्स की तरह वो फंक्शन कर सकते हैं। तो जो मिलिशिया है, ठीक है, हेजबोला नेम की,
जिसको ईरान से सपोर्ट मिला हुआ है, उसको ब्लेम किया जा रहा है अटैक के लिए, रॉकेट अटैक के लिए। और ब्लेम कौन कर रहा है? इजराइल और यूएस कर रहा है। Hezbollah, which initially claimed rocket strikes on an Israeli military outpost, Hezbollah जिसने पहले माना था, क्लेम मतलब कि वो उसने माना कि वो रिस्पॉन्सिबल था, उसी ने किया था। उसने क्या किया था? उसने रॉकेट स्ट्राइक्स किया था। कहाँ पे? इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट में, जो कि कहाँ पे था? माउंट हर्मन में था। तो हेजबोल्ला ने पहले माना था कि उसने रॉकेट स्ट्राइक्स किया था इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट पे माउंट हर्मन में, बट बाद में उसने डिनाई कर दिया, उसने मना कर दिया कि ये जो इंसिडेंट है इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, कौन से इंसिडेंट की बात हो रही है? दिस इंसिडेंट, मतलब ये जो रॉकेट अटैक वाला इंसिडेंट हुआ है फुटबॉल ग्राउंड में मजदल शाम्स में, इसमें क्या कह रहा है हेजबोल्ला कि इसमें उसका हाथ नहीं है। पहला वाला जो हुआ था, पहले जो हुआ था रॉकेट स्ट्राइक, जो कि उसने किया था इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट पे माउंट हर्मन में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है कि हाँ वो मैंने किया था, वो उन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन इस वाले इंसिडेंट के लिए वो खुद बोल रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया है। बट Israel has not bought Hezbollah's claim and is preparing its response. बट Israel क्या कर रहा है? वो बॉट नहीं कर रहा है, मतलब वो बिलीव नहीं कर रहा है। बॉट की मतलब ने समझी कि बिलीव कर लेना किसी चीज को। तो Israel is not buying, मतलब वो उसको मान नहीं रहा है। बोला जो क्लेम कर रहा है, जो कह रहा है कि उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई हैंड नहीं है, कोई हाथ नहीं है इस रॉकेट अटैक में, इजराइल इस बात पे यकीन नहीं कर रहा है। और क्या प्रिपेयर कर रहा है? रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहा है कि वो कैसे जवाब देगा इस रॉकेट अटैक का। ठीक है, फ्रॉम अक्टूबर 7 2023, अक्टूबर 7 से, मतलब 2023 की अक्टूबर 7 से, जिस दिन द डे हमास कैरिड आउट अ क्रॉस बॉर्डर अटैक इन इजराइल, मतलब अक्टूबर 7 2023 से, मतलब वो दिन जिस दिन हमास ने एक क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था इजराइल पे, जिसमें किलिंग एंड एस्टिमेटेड 1200 पीपल, जिस अटैक से 1200 पीपल की डेथ हो गई थी। A slow burning war has been raging on Israel's northern border with Hezbollah, मतलब अक्टूबर 7 2023 से, ठीक है, जिस दिन हमास ने क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था इजराइल पे, उस दिन से एक स्लो बर्निंग वॉर, एक वॉर जो है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसा वॉर कंटिन्यू हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर में हो रहा है। और वो वॉर किसके साथ है? हेजबोल्ला के साथ है और इजराइल के साथ है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है? सबसे पहले तो ये बता रहा है ऑथर कि रॉकेट अटैक हो गया। ठीक है, अब रॉकेट अटैक कहाँ पे हुआ उसने बताया है। कहाँ पे हुआ है? मजदल शाम्स में हुआ है, गोलन हाइट्स में हुआ है। कैजुअलिटीज बताया, 12 यंग पीपल मारे गए हैं इस रॉकेट अटैक में। ठीक है, और इस रॉकेट अटैक का कॉन्सिक्वेंस क्या बताया है ऑथर ने कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि वेस्ट एशिया जो है वो उसमें वाइडर वॉर की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। मतलब वेस्ट एशिया बहुत क्लोज आ गया एक वॉर, वाइडर वॉर के। वॉर तो भी हो रहा था बट वॉर अभी बहुत ही लिमिटेड स्केल पे हो रहा था, अब वो स्केल बड़ा होने लगा है। मतलब वॉर का जो एक्सटेंट है वो बड़ा हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी इस रॉकेट अटैक के साथ हो गई है। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है ऐसे कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रॉकेट अटैक दैट वाज ऑन फुटबॉल ग्राउंड इन मजदल शाम्स, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ये जो है ये वाला पार्ट ये कॉन्सिक्वेंस बता रहा है रॉकेट अटैक का। सिमिलरली, ठीक है, अब इसमें एटीट्यूड क्या रहा है? तो इजराइल और यूएस का एटीट्यूड रहा है कि उसने ब्लेम किया हेजबोल्ला को इस अटैक के लिए। हेजबोल्ला का एटीट्यूड क्या है कि उसने मना कर दिया कि उसका कोई रोल, कोई हैंड इस अटैक में नहीं है। हालांकि एक और जो पहला जो रॉकेट स्ट्राइक्स हुआ था इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट में माउंट हर्मन में, उसमें इसने अपना माना है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट इसमें नहीं है। ठीक है, इजराइल का क्या रिस्पॉन्स है कि उसने बिलीव नहीं किया है और वो अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहा है। ओके, और उसके बाद उसने क्या बताया कि अक्टूबर से एक वॉर है जो कंटिन्यू हो रहा है इजराइल के नॉर्थर्न बॉर्डर में हिजबुल्लाह के साथ, और यही वो डेट है जब हमास ने एक क्रॉस बॉर्डर अटैक इजराइल पे किया था जिसमें 1200 पीपल की डेथ हो गई थी। When Israel launched the Gaza war following the Hamas attack, अब हमास अटैक के बाद इजराइल का रिस्पॉन्स क्या था कि उसने गाजा वॉर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो when Israel launched the Gaza war following the Hamas attack, Hezbollah began rocket attacks from southern Lebanon. अब तो जब गाजा वॉर हुआ, तो ये जब हमास अटैक हुआ तो इजराइल ने क्या किया?
इजराइल ने गाजा वॉर स्टार्ट कर दिया। फिर हेजबोल्ला का रिस्पॉन्स क्या था, उसने क्या किया, उसने रॉकेट अटैक स्टार्ट कर दिया। कहां से? सदर्न लेबनान से, ठीक है। और ये सदर्न लेबनान क्या है? इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड। किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है? हेजबोल्ला का, क्योंकि रॉकेट अटैक्स कहां से हुए? सदर्न लेबनान से ही हुए हैं। किसने किए? हेजबोल्ला ने किए। सदर्न लेबनान किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा? हेजबोल्ला का ही होगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब ऐसा कोई एरिया जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिसको डिफीट करना बहुत मुश्किल है। Mostly targeting Israel's military outpost in the occupied Sheba farms or the upper Galilee region of northern Israel। और जो रॉकेट अटैक्स किया है हेजबोल्ला ने, तो मोस्टली टारगेट किसको किया है? जो इजराइल के मिलिट्री आउटपोस्ट हैं ऑक्यूपाइड शेबा फार्म्स में, या कहें अपर गलीली रीजन में, उन मिलिट्री आउटपोस्ट को मोस्टली हेजबोल्ला ने टारगेट किया है, ठीक है। Hezbollah's attacks forced some 60,000 Israelis to flee from Upper Galilee। अब अटैक से क्या हुआ? जो हेजबोल्ला ने जो रॉकेट अटैक किया, उससे जो 60,000 इजरायलीज थे जो वहां पे अभी रह रहे थे अपर गलीली में, वो वहां से भाग गए। With Israeli forces carrying out air strikes inside Lebanon in retaliation। अब इजरायली फोर्सेज ने भी रिटेलिएशन किया, रिवेंज लिया इस अटैक का, रॉकेट अटैक्स का। उसने क्या किया? उसने एयर स्ट्राइक्स किए लेबनान के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो हमास अटैक हुआ, ठीक है। उसके बाद इजराइल ने गाजा वॉर लॉन्च कर दिया। फिर उसके रिस्पांस में हेजबोल्ला ने रॉकेट अटैक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रॉकेट अटैक में किसको टारगेट किया? इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट को टारगेट किया। कहाँ पे? गलीली रीजन में। उसके बाद क्या हुआ कि उसके रिस्पॉन्स में फिर इजराइल ने फिर एयर स्ट्राइक कर दिया लेबनान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स हुआ है किसके एक्शन का, वो ऑथर यहाँ पे मेन एम्फसाइज कर रहे हैं। Hezbollah claimed that it was fighting Israel in solidarity with the Palestinians। अब Hezbollah ने क्लेम क्या किया, मतलब ऐसा उसने क्या कहा है कि वो इजराइल को से लड़ रहा है इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस, मतलब पैलेस्टीनियंस के साथ है। वो पैलेस्टीनियन के साथ अग्री कर रहा है, उसके रिलेशन के साथ अच्छे हैं, इसलिए वो इजराइल के साथ फाइट कर रहा है, ठीक है। While Israel's leadership said none of Hezbollah's attacks would go unpunished। जबकि इजराइल के लीडर्स ने क्या कहा है कि एक भी जितने भी अटैक किए हैं हेजबोल्ला ने, किसी भी हर अटैक को पनिश किया जाएगा। कोई भी अटैक ऐसा नहीं रहेगा जिसकी पनिशमेंट हेजबोल्ला को नहीं मिलेगी, ठीक है। However, फिर भी both sides were until recently cautious not to let the conflict spiral into an all-out war। हालांकि अब फिर भी इतना कुछ हो रहा है, फिर भी दोनों साइड्स जो है, इजराइल जो है, हेजबोल्ला जो है, इतने कॉशियस थे, इन्होंने इतना ध्यान रखा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर है, उसको मतलब बढ़ाए नहीं, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि उनके एक्शन से वॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और एक जो होता है ना ऑल आउट वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जहां पे अभी क्या हो रहा है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि उसने कुछ मिलिट्री आउटपोस्ट को ही टारगेट किया है, ठीक है। उसके बाद इजराइल ने भी सर्टेन लोकेशंस को ही टारगेट किया है, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि सर्टेन लोकेशंस को ही टारगेट कर रहे थे, मतलब एक लिमिटेड वे में वॉर हो रहा था। लेकिन अभी जो ये हुआ है उस सजेस्ट क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है अनटिल रिसेंटली, मतलब अभी तक ऐसा हो रहा था कि दोनों साइड बहुत लिमिटेड वे में वॉर कर रहे थे। लेकिन अनटिल रिसेंटली मतलब इससे सजेस्ट क्या कर रहा है ऑथर कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अभी तक तो दोनों साइड्स बहुत सावधानी से वॉर कर रहे थे लिमिटेड वे में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये ऑल आउट वॉर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो वो कॉशियस थे कि ऑल आउट वॉर ना हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ऑल आउट वॉर है, मतलब कि जहां मन करे वहां पे अटैक कर दो, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड वे में, अनलिमिटेड वे में वॉर करो, उसकी सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। और वो कहाँ से पता चल रहा है हमें? अनटिल रिसेंटली से, ठीक है। बट द मजदल साम्स अटैक सीम्स टू हैव ब्रोकन दोज अनरिटन रूल्स ऑफ द वॉर। अब इसी चीज को यहाँ पे एम्फसाइज भी किया है ऑथर ने कि जो ये मजदल साम्स वाला अटैक हुआ है, यानी जो रॉकेट अटैक हुआ है फुटबॉल ग्राउंड में, इससे ऐसा लग रहा है कि जो ये अनरिटन रूल्स थे वॉर के, कौन से रूल्स थे? जो इन्होंने जो कॉशन मेंटेन करके रखा था कि हम एक लिमिटेड वे में वॉर करेंगे, सर्टेन लोकेशंस को ही टारगेट करेंगे, उसी को रेफर किया जा रहा है अनरिटन रूल्स ऑफ वॉर कह के, ये टूट गए हैं, ठीक है। यही चीज सेम ऑथर ने पहले सजेस्ट भी की है अनटिल रिसेंटली से, कि अभी तक तो कर रहे थे वो कॉशन ले रहे थे, बट अब शायद कॉशन नहीं लेंगे, अब ऑल आउट वॉर करेंगे, ठीक है।
क्योंकि अब तो रूल्स जो था वो भी लग रहा है कि ब्रोकन हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए ऑथर ने पहले कहा भी है, स्टार्ट में तो कहा था कि ब्रिंक हो गया, एक वाइडर वॉर के ब्रिंक पे लेके आ गया है वेस्ट एशिया को। तो इन जो ये जो रीजन है ये उसने उसी के सपोर्ट में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, Hezbollah's claim that it was not involved in the attack cannot be taken for granted। अब हेजबोल्ला का जो क्लेम है, जो वो कह रहा है कि वो अटैक में इन्वॉल्व नहीं था, इसको ऑथर क्या कह रहे हैं कि कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब कि इसको हम टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि बिलीव कर ले। तो ऑथर क्या कह रहा है कि बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, हेजबोल्ला के क्लेम को। इट इज पॉसिबल, ये ऐसा हो सकता है, दैट द ग्रुप टारगेटेड आईडीएफ आउटपोस्ट इन द गोलन हाइट्स। ऐसा हो सकता है कि जो हेजबोल्ला था उसने टारगेट किसको किया था, जो इजराइल डिफेंस फोर्स के आउटपोस्ट है गोलन हाइट्स में, उसको टारगेट किया था, ठीक है, जो कि इजराइल के इलीगल ऑक्यूपेशन में है सिंस 1967, क्या, गोलन हाइट्स। एंड द रॉकेट फेल ऑन द फुटबॉल फील्ड, मतलब टारगेट वो क्या करना चाह रहे थे, जो हेजबोल्ला थे वो टारगेट क्या करना चाह रहे थे, आईडीएफ आउटपोस्ट को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन जो रॉकेट कहाँ गिर गया, फुटबॉल फील्ड पे गिर गया। बट स्टिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद इन द मिलिशिया, बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मिलिशिया की ही है, हेजबोल्ला की ही है, ठीक है। इजराइल हैंड्स आर नॉट क्लीन इधर, अब ऐसा भी नहीं कि इजराइल की कोई गलती ही नहीं है इसमें, वो दूध का धुला है, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी भी कुछ गलती है। द आईडीएफ, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, हुज गाजा कैंपेन हैज किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियन, जिसके गाजा कैंपेन ने से थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस की डेथ हो गई है, हैज आल्सो कैरिड आउट स्ट्राइक्स इन लेबनान सिविलियन नेबरहुड्स, मतलब लेबनान के वैसे नेबरहुड जहां पे लोग रह रहे थे वहां भी इजराइल ने स्ट्राइक्स किए हैं, ठीक है, अटैक्स किए हैं। Hezbollah and Israel last fought an all-out war in 2006। Hezbollah और इसराइल का जो लास्ट ऑल आउट वॉर था, जिसमें उन्होंने लाइक एक अनरिस्ट्रिक्टेड वे में वॉर किया था, वो कब किया था, 2006 में किया था। एंड इट डिड नॉट एंड वेल फॉर द जूइश स्टेट, जो इसराइल था उसके लिए ये वो जो वॉर था ये काफ़ी एडवांटेज बेनिफिशियल नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत लॉस हुआ था, बहुत डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ था इसराइल को। Hezbollah also takes credit in forcing Israel to withdraw from southern Lebanon after 18 years of occupation। अब हेजबोल्ला इस चीज का भी क्रेडिट लेता है कि हाँ ये भी उसकी ही उसने ही किया था, क्या किया था उसने, कि उसने इजराइल को फोर्स किया था कि वो सदर्न लेबनान से हट जाए, जहाँ पे इजराइल 18 ईयर्स से, जिस सदर्न लेबनान को इजराइल ने 18 साल से ऑक्यूपाई कर रखा था, वहां से इजराइल को हटा दिया था किसने, हेजबोल्ला ने। And since 2006 से Hezbollah has built a stronger army। अब लेबानन में हेजबोल्ला ने इजराइल से भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना ली है 2006 से। एंड अ ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स, और वेपन्स का भी एक बहुत बड़ा रिजर्व आर्मरी आर्सेनल उसने रख रखा है, ठीक है। A war could spiral out of control with a high risk of Iran's involvement। A war could spiral out of control with a high risk of Iran's involvement। एक वॉर की अनकंट्रोलेबल हो जाने की आशंका है कि हो सकता है जो वॉर एक ऐसा वॉर हो जो कि अनकंट्रोलेबल हो जाए और जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो जाए। Hezbollah's rocket attacks in recent months have only provoked Israel। Hezbollah का जो रॉकेट अटैक हुआ है रिसेंट मंथ में, उससे इजराइल सिर्फ और गुस्से में आ गया है, ऐसा नहीं कि इजराइल डर गया है, वो और गुस्से में आ गया है। एंड इजरायली स्ट्राइक्स ऑन लेबनान हैव डन लिटिल इन डेटरिंग द ग्रुप, और जो इजरायली ने जो अटैक किए लेबनान पे उसका भी सेम ही इफेक्ट पड़ा है। ऐसा नहीं कि हुआ है कि इजराइल अटैक से हेजबोल्ला डर गया या डिस्करेज हो गया, डिसोवेड हो गया कि अब और अटैक नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोनों ही ग्रुप्स बहुत रेडी है अभी भी वॉर करने के लिए। दिस साइकिल ऑफ वायलेंस इज सेल्फ डिफीटेड। अब ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है कि वो अटैक कर रहा है, फिर ये अटैक कर रहा है, फिर वो अटैक कर रहा है, ये सेल्फ डिफीटिस्ट है। क्या दोनों ही पार्टीज के लिए, इजराइल के लिए भी और हेजबोल्ला के लिए सेल्फ डिफीटिस्ट है, मतलब वो अपना ही लॉस कर रहे हैं, अपने ही एम को खराब कर रहे हैं, अपना ही डाउनफॉल, अपना ही फेलियर कर रहे हैं। एंड देयर विल बी पीस ओनली इफ बोथ पार्टीज रीसेट द करंट हॉस्टिलिटी। और पीस, शांति तभी आएगी जब दोनों ही पार्टीज अपनी जो एनिमिटी, जो हॉस्टिलिटी है, एक जो एनिमिटी, जो अनफ्रेंडली रिलेशन है, उसको खत्म करे एंड काम द बॉर्डर्स पे शांति लेके आए, ठीक है। द ऑब्वियस फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप लेना चाहिए इस चीज को करने के लिए, वो क्या है, इज टू एंड द वॉर विच ट्रिगर्ड दिस रीजनल क्राइसिस। तो वो वॉर खत्म करो जिससे ये सब स्टार्ट हुआ है।
ये जो पूरा जो इवेंट हो रहा है, जो पूरा वॉर हो रहा है, ये जिस इवेंट से स्टार्ट हुआ था, वॉर से स्टार्ट हुआ था, यानी जो गाजा वॉर से स्टार्ट हुआ था, तो पहले गाजा वॉर को खत्म करो, उससे वो पहला स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी स्टेप लेके हॉस्टिलिटी खत्म करके जो बॉर्डर काम करो जिससे पीस आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर क्या कर रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक रिस्क हो गया है, ठीक है, ऐसा वॉर हो सकता है जो कि अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टीज जो है, हिजबुल्लाह हो या फिर इजराइल हो, वो डेटर्ड नहीं लग रहे हैं, डिस्करेज नहीं लग रहे हैं, दे आर विलिंग एंड दे आर रेडी टू फाइट, ठीक है। बट ये जो विलिंगनेस है, ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है जो ये दोनों कर रहे हैं, ये सेल्फ डिफीटिस्ट है, ये उनके लिए ही खतरा है, उनके लिए फेलियर का कारण बन रहा है। और पीस तभी आएगा जब दोनों पार्टीज शांति बनाए, जो हॉस्टिलिटी है उसको खत्म करे, पीसफुल रिलेशन बनाए, ठीक है। और ये चीज इस पीसफुल रिलेशन में पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा कि वो वॉर जिसने ये सब स्टार्ट किया था, द वॉर ऑन गाजा, इसको खत्म किया जाए, ठीक है। तो ऑथर का टोन क्या है, तो ऑथर ने किया क्या है, सबसे पहले तो ऑथर ने पूरा एनालाइज किया है सिचुएशन को, ठीक है। उसने देखा कि ये रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं, और दोनों पार्टीज के एक्शंस को उसने एनालाइज किया। फिर उसने ये बताया कि ये एनालाइज किया कि जो ऐसा क्या लग रहा है कि एक ऑल आउट वॉर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिसेंट अटैक हुआ है मजल साम्स का, जो फुटबॉल पे कोर्ट पे हुआ है, उससे जो रूल्स ऑफ वॉर थे वो ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गए हैं, मतलब ऑल आउट वॉर का एक डेंजर आ गया है। तो ये भी उसकी एनालिसिस का ही रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ पे भी उसने एनालाइज ही किया है कि जो फ्यूचर सिचुएशन है वो क्या हो सकता है, दोनों ही पार्टीज के लिए डिसएडवांटेजेस है, फेलियर है, और उसको क्या करना चाहिए। तो द टोन इज एनालिटिकल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पैसेज पे। ये जो पैसेज है ये हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, मतलब ये पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस पे बेस्ड कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है जिनको हम करेंगे, ठीक है। किस पे, वाई सेन्स वाटर क्वालिटी पोजेस अ चैलेंज फॉर द ओलंपिक्स। सेन जो रिवर है उसकी वाटर क्वालिटी क्यों चैलेंज बन रही है, क्यों एक ऑब्स्टिकल बन रही है, ठीक है, बाधा बन रही है, किसके लिए, ओलंपिक्स के लिए। पहले आप पढ़ लो पूरा पैसेज, ये सेकंड पैराग्राफ, थर्ड, फोर्थ, ये रहा पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे को खुद से करना है पहले, फिर हम मिलके पैसेज को रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द स्विमिंग लेग ऑफ द मेंस ट्रायथलॉन इवेंट इन द ऑनगोइंग पेरिस। जो स्विमिंग लेग है, मतलब जो स्विमिंग एस्पेक्ट है, स्विमिंग पार्ट है मेंस के ट्रायथलॉन इवेंट का। अब देखो ट्रायथलॉन इवेंट क्या होता है, जिसमें 3 इवेंट्स होते हैं मेनली, स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है, रनिंग होता है। तो इन 3 इवेंट में जो स्विमिंग वाला इवेंट है जो कि अभी हो रहा है इन द ऑनगोइंग पेरिस ओलंपिक्स, जो पेरिस ओलंपिक्स में हो रहा है, वॉज पोस्टपोन ऑन ट्यूसडे। इस स्विमिंग इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया था ट्यूसडे को, ठीक है। ओवर कंसर्न्स रिगार्डिंग रिवर सेन्स वाटर क्वालिटी। क्यों पोस्टपोन किया गया, क्योंकि ऐसे कंसर्न्स आ गए थे रिवर सेन की वाटर क्वालिटी को लेके, क्योंकि लोगों को लग रहा था, अथॉरिटीज को लग रहा था कि रिवर सेन की जो वाटर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। अब अच्छी नहीं है तभी कंसर्न्स आए हैं, कंसर्न्स आए तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया ये स्विमिंग वाला इवेंट जो मेन ट्रायथलॉन का था, जो ऑनगोइंग पेरिस ओलंपिक्स में चल रहा था। इन द रन अप टू द गेम्स, ओलंपिक गेम्स के जस्ट पहले ऑर्गेनाइजर्स जो थे, ऑर्गेनाइजर्स हैड स्पेंट ओवर $1 बिलियन टू इंप्रूव द रिवर्स कंडीशन। मतलब गेम्स से जस्ट पहले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने $1 बिलियन खर्च किया किस पे, कि इंप्रूव कर ले वो रिवर के कंडीशन को, ठीक है। The Seine has long been polluted, so much so that swimming in the Seine had been banned since 1923। अब जो सेन रिवर है वो इतने लंबे टाइम से पॉल्यूटेड है, इतने लंबे समय से पॉल्यूटेड है, और इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है कि स्विमिंग तक बैन कर दी गई थी। और स्विमिंग कब से बैंड है, 1923 से स्विमिंग करना सेन रिवर में बैंड है, इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है ये। पेरिस एज्ड सीवेज सिस्टम, जो पेरिस का जो ओल्ड हो गया सीवेज सिस्टम कैसा है, एज्ड है, एज मतलब कि ओल्ड हो गया है काफी, इज डिजाइंड सच दैट, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रेन वाटर एंड वेस्ट वाटर फ्लो थ्रू द सेम पाइप्स। कि रेन वाटर यानी बारिश हुई उसका पानी, और जो वेस्ट वाटर है, जो कचरे का पानी है, वो सेम पाइप्स में जाता है।
ड्यूरिंग हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दीज पाइप्स रीच देयर कैपेसिटी एंड ओवरफ्लो। अब क्या होता है, हैवी रेन के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है पाइप्स में, ऊपर से वेस्ट वाटर कचरे का पानी ये भर रहा है, तो ये पाइप्स अपने कैपेसिटी के जो पानी हो जाता है वो पाइप्स की कैपेसिटी के पार चला जाता है और पाइप्स ओवरफ्लो करने लगती है, लीडिंग टू अनट्रीटेड सीवेज बीइंग डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द सेन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट गोइंग टू अ ट्रीटमेंट प्लांट। इससे क्या होता है कि अनट्रीटेड सीवेज जो सीवेज है, मतलब जो गंदा पानी है, उसको बिना ट्रीट किए, बिना उसको थोड़ा सा ट्रीट करना, मतलब क्या होता है कि पानी को आपने कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, कुछ प्रोसेस का यूज़ करके कम हार्मफुल कर दिया, तो बिना ट्रीट किए हुए पानी को डायरेक्टली सेन रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कब? जब हैवी रेन होते हैं, क्योंकि पाइप्स क्या होते हैं, अपने कैपेसिटी तक पहुंच जाते हैं, वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। ठीक है। मोरोवर, Rains also lead the Seine to be inundated with wildlife like rodents। अब जब क्या होता है, जब बहुत भारी वर्षा होती है तो सेन में क्या होता है, सेन बिकम्स इनंडेटेड, मतलब सेन क्या होता है, इनंडेटेड हो जाता है, मतलब फिल्ड हो जाता है। इनंडेटेड मतलब क्या होता है, भर जाना। किससे भर जाता है वो? वाइल्ड लाइफ से, जानवर से, जैसे रोडेंट, जैसे चूहे वगैरह हो गए, वैसे जो जानवर होते हैं उससे सेन रिवर भर जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स बता रहा है ऑथर सेन रिवर का। एक तो ये कि जब हैवी रेन होता है तो पाइप्स अपने कैपेसिटी को बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, वो ओवरफ्लो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पानी उसी में आ रहा है, रेन वाटर भी आ रहा है और सीवेज वाटर भी आ रहा है, वेस्ट वाटर भी आ रहा है। और जब हैवी रेन होगा तो बहुत ज़्यादा वाटर आएगा, तो पाइप्स ओवरफ्लो कर गए। उससे क्या हुआ कि सीवेज वाटर जो वेस्ट वाटर है उसको डायरेक्टली डाल दिया जाता है सेन में, तो उससे पोल्यूशन हो रहा है। सेकंड क्या है कि जब हैवी रेन होते हैं तो जो सेन रिवर है वो वाइल्ड लाइफ और जानवर से भी भर जाता है, तो ये सेकंड प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हैवी रेन की वजह से। When it rains a lot, all of that from those animals can end up in the Seine। अब एनिमल्स है तो एनिमल्स में क्या होता है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग एनिमल्स होते हैं, तो वो भी आ जाता है सेन रिवर में। ऐसा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर निकोल लवाइन, एन इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हेल्थ इन गेन्सविल, टोल्ड द एसोसिएटेड प्रेस। अब ये किसने कहा है? डॉक्टर निकोल लवाइन ने कहा है, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट है। कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हेल्थ में, जो कि गेन्सविल में। ठीक है। A major issue is the concentration of the bacteria। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि क्या बहुत सारे एनिमल्स आएंगे तो साथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कैरी करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मेजर इशू क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, ई कॉलाई, वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं रिवर में। अ मेजर इशू इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया ई कॉलाई इन द रिवर फाउंड इन द फीकल वेस्ट ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ये ई कॉलाई कहाँ मिलते हैं? फीकल वेस्ट में मिलते हैं। किसके? ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के। सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया कैन कॉज सीवियर इलनेस। अब कुछ स्ट्रेन्स है इस बैक्टीरिया के, उससे क्या होता है, सीवियर मतलब कि हाई डिग्री का इलनेस हो जाता है, बहुत ही गंभीर इलनेस हो जाता है, जिनमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस शामिल है। E. coli concentration levels are measured in colony forming unit CFU। अब E. coli concentration मतलब E. coli कितने अमाउंट्स में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इसको मेजर कैसे करते हैं? CFU से करते हैं। ठीक है। अप टू 900 CFU पर 100 ml ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड सेफ फॉर कंपटीशन। मतलब कि 900 CFU पर 100 ml ऑफ वाटर सेफ माना जाता है कंपटीशन के लिए, जैसे ओलंपिक्स हो गया वैसे कंपटीशन के लिए, कि लोग उसमें स्विम कर सकते हैं। पर स्टैंडर्ड सेट बाय द यूरोपियन यूनियन, और ये स्टैंडर्ड किसने सेट किया? यूरोपियन यूनियन ने एंड द वर्ल्ड ट्रायथलॉन फेडरेशन ने। फॉलोइंग हैवी रेन्स के बाद द सेन्स ई कोलाई लेवल, सेन में जो ई कोलाई बैक्टीरिया का लेवल है वो हमेशा इट ऑफन एक्सीडेड दिस थ्रेशोल्ड। ये जो 900 CFU का जो मार्क है इससे हमेशा ऊपर चला जाता है, मतलब बैक्टीरिया इससे ज्यादा हो जाते हैं। समटाइम्स बाय अ फैक्टर ऑफ 2, कभी कभी जो दुगना हो जाते हैं, मतलब 900 नॉर्मल है तो 1800 भी हो जाता है कभी कभी सेंस ई कोलाई लेवल्स। तो यहाँ पे क्या एम्फसाइज किया जा रहा है कि कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ई कोलाई बैक्टीरिया का सेन में, और कितना ज्यादा रिस्क है, कोई भी स्विम करेगा अगर सेन रिवर में तो उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ जो सीवियर इलनेस का रिस्क कितना ज्यादा होता है, ये यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है।
टू फिक्स द सेन्स पॉल्यूशन प्रॉब्लम, अब सेन का जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए और सॉल्व करने के लिए पेरिस हैज स्पेंट 1.4 बिलियन यूरोस। पेरिस ने कितना स्पेंड किया? 1.4 बिलियन यूरोस, जो कि बराबर है 1.53 बिलियन डॉलर के। In fact, key to Paris' winning bid for the 2024 games was a major environmental overhaul of the city। अब जो पेरिस को जो ये मिला है कि पेरिस ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है, तो इसका एक वजह ये भी था कि जो सिटी है उसका एक ओवरऑल हो, मतलब सिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाए। जितने भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, क्या लिखा है यहाँ पे? मेजर इन्वायरमेंटल ओवरऑल, मतलब सिटी में जितने भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उन सभी को खत्म कर दिया जाए, सिटी को चेंज कर दिया जाए, इन्वायरमेंटली सेफ बना दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसके वजह से पेरिस को ये दिया गया कि आप पेरिस होस्ट करें ओलंपिक्स। ठीक, दिस इंक्लूडेड अ promise to ensure that Olympic athletes could swim in the iconic river। और इसमें ये प्रॉमिस भी था, पेरिस ने ये प्रॉमिस किया था कि जो आइकॉनिक रिवर है, कौन सा रिवर? सेन जो है, उसमें ओलंपिक एथलीट स्विम कर पाएंगे, ये उसने प्रॉमिस किया था। साथ ही उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो पूरा ओवरऑल कर देगा सिटी का, मेजर इन्वायरमेंटल ओवरऑल करेगा, वो चेंजेस लाएगा, इन्वायरमेंटल ऐसे चेंजेस लाएगा जो इन्वायरमेंट के लिए सेफ हैं। ठीक है, much like they had done in 1900, the last time Paris hosted the Olympics। अब क्या कह रहा है कि एक प्रॉमिस किया है पेरिस ने कि ओलंपिक एथलीट स्विम कर पाएंगे, इस नदी आइकॉनिक रिवर जो है सेन में, इसमें स्विमिंग कर पाएंगे, वैसे ही जैसे ही उन्होंने 1900 में किया था, लास्ट टाइम जो पेरिस ने होस्ट किया था ओलंपिक्स। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि एक बार अभी होस्ट कर रहा है पेरिस, एक बार और उसने होस्ट किया था। कब होस्ट किया था? 1900 में। उस टाइम जो ओलंपिक्स उसने 1900 में होस्ट किया था, उस टाइम ओलंपिक एथलीट्स ने स्विम किया था रिवर में, ठीक है, और चाहते हैं कि अभी फिर से स्विम करे, और ये प्रॉमिस किया है पेरिस ने। साथ ही उसने और क्या बोला है कि वो मेजर इन्वायरमेंटल ओवरऑल करेगा, मतलब सिटी में चेंजेस लाएगा। इस वजह से ही उसको मिला है ये कंडक्ट करने का ओलंपिक गेम्स को, जो ये मिलता है। Central to the city's efforts to fix the Seine was the creation of a giant underground rainwater storage tank in southeastern Paris। अब जो सबसे important aspect था, जो सबसे important step था किसमें, कि सेन को फिक्स करने में, जो सिटी जो भी एफर्ट्स दे रही थी, जो पेरिस जितने भी एफर्ट्स लगा रहा था सेन रिवर को ठीक करने में, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट था वो क्या था कि एक जायंट, बहुत बड़ा अंडरग्राउंड रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाया जाए। कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न पेरिस में, केपेबल ऑफ होल्डिंग इनफ वाटर टू फिल 20 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स। और ये स्टोरेज टैंक इतना बड़ा होगा कि इसमें 20 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स को भरने इतना पानी आ जाए। प्लानर्स बिलीव्ड, प्लानर्स को ऐसा लगा कि दिस वुड, मतलब ये जो बनाएंगे रेन वाटर स्टोरेज टैंक, दिस वुड होल्ड रन ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैवी रेन्स। तो जो पानी जो बहने लगता है हैवी रेन्स के, जब भी बारिश होती है, उसको ये स्टोरेज टैंक पानी को अपने अंदर रख लेगा। द सीवेज सिस्टम फ्रॉम गेटिंग ओवरवेल्म, और इससे क्या होगा? अब सीवेज जो पाइप्स हैं उसमें रेन वाटर नहीं जाएगा, क्योंकि रेन वाटर कहाँ चला गया? इस स्टोरेज टैंक में चला जाएगा, तो उससे रेन वाटर वहाँ नहीं जाएगा पाइप्स में। तो पाइप्स उसको, पाइप्स में जो पानी उसको ट्रीट किया जा सकेगा, उसको डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी सेन रिवर में। तो ये उन्होंने सोचा था ऐसा करना। The city also attempted to renovate the sewage system and upgrade its water treatment plant। अब सिटी ने ये भी ट्राई किया था कि वो सीवेज सिस्टम को रेनोवेट करे, रिपेयर करे, फिर से बना दे, और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अपग्रेड कर दे, उसको इम्प्रूव कर दे। बट हैवी रेन्स कैन स्टिल ओवरवेलम द सिस्टम। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा कर भी देते हैं, फिर भी जब भी हैवी रेन आएगा उससे सिस्टम फिर से ओवरवेलम हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, खराब हो सकता है, एंड कंटामिनेट द रिवर, और रिवर उससे कॉन्टामिनेट हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, एज वी सी नाउ, जो कि हम अभी देख भी रहे हैं कि हो गया फिर से। Triathlon swimming events were scheduled for July 13, 31 and August 5। जो ट्रायथलॉन स्विमिंग इवेंट्स थे उनको स्केड्यूल कब किया गया था? जुलाई 30 31 के लिए और अगस्त 5 के लिए, मतलब 30, 31 और अगस्त 5 को ये इवेंट्स होने थे, ट्रायथलॉन स्विमिंग इवेंट्स। वाइल द मैराथन स्विमिंग इवेंट, जो मैराथन स्विमिंग इवेंट था, ठीक है, ये भी सेन में ही होना था, ये सारे भी सेन नदी में ही होने थे, और मैराथन स्विमिंग इवेंट भी सेन नदी में ही होना था। ये कब होना था? अगस्त 8 और 9 को। वाटर क्वालिटी टेस्ट आर मैंडेटरी 48 आवर्स बिफोर ईच रेस। हर रेस से पहले, हर स्विमिंग इवेंट से पहले
48 आवर्स पहले एक वाटर क्वालिटी टेस्ट करना जरूरी होता है। रिजर्व डेज हैव बीन केप्ट फॉर द वाटर क्वालिटी टू इम्प्रूव। जो रिजर्व डेज है, जो 5 के बाद जो 8-9 का जो डेज बचे हैं, जिन डेज पे इवेंट नहीं हो रहा है, उनको ऐसा इसलिए रखा गया है कि उन दिनों वाटर क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट है। फॉर मैराथन स्विमिंग द वेडस समान नॉटिकल स्टेडियम, जो वेडस समान नॉटिकल स्टेडियम है पेरिस के पास, हैज़ बीन केप्ट एज एन ऑल्टरनेटिव वेन्यू। मतलब अगर सेन रिवर का पानी इंप्रूव नहीं होता है, पोल्यूशन लेवल उसमें वैसे का वैसा ही रहता है, वो कम नहीं होता है, तो फिर मैराथन स्विमिंग कहाँ पे कराई जाएगी? वेडस समान नॉटिकल स्टेडियम में, जो कि पेरिस के पास ही है, और इसीलिए उसको एक ऑल्टरनेटिव वेन्यू के तौर पे रखा गया। इफ द सेन रिमेन्स, सेन अगर वैसा ही जैसा भी है, यानी पॉल्यूटेड रहे, तो स्विमिंग लेग ऑफ द ट्रायथलॉन्स में भी कैंसिल। जो स्विमिंग लेग है ट्रायथलॉन का, जो ये होने वाला है, ये शायद कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका पैसेज। अब इस पे बीच आंसर करते हैं। What historical fact about the Seine is highlighted in the passage? Seine के बारे में कौन सी फैक्ट बताई गई है पैसेज में? It has been polluted since the 19th century. ये 19th century से polluted है। चलो चेक कर लेते हैं। ये तो कहा है ऑथर ने कि the Seine has long been polluted so much, ठीक है, that swimming in the Seine has been banned since 1923. ये तो कहा है कि काफी लंबे समय से पॉल्यूटेड है, बट ये ऑथर ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि कब से पॉल्यूटेड है वो। ठीक है, टाइम फ्रेम किसका दिया है कि कब से स्विमिंग बैन की गई। ठीक है, कब से पॉल्यूटेड था इसका नहीं दिया है, तो ये वाला तो हम इनकरेक्ट ही बोलेंगे। स्विमिंग इन द सीन हैज बीन बैंड सिंस 1923। हाँ, ये अभी हमने पढ़ा कि 1923 से स्विमिंग बैंड है सीन में, तो ये सही आंसर हमारा लग रहा है। इट वॉज डिक्लेयर्ड क्लीन फॉर द 2024 ओलंपिक्स। अभी जो ओलंपिक्स हो रहा है इसके लिए क्लीन है? नहीं, क्लीन कहाँ है? ऑथर ने तो पूरे पैरासेज में यही तो बताया है कि क्लीन नहीं है, जिसके कारण ये हो रहा है कि मे बी इवेंट्स को कैंसिल कर दिया जाए। और क्लीन नहीं है अभी, तभी तो एक अलग से एक स्टेडियम को रखा गया ऑलरेडी वेन्यू के रूप में। तो ये सब चीजें यही तो बता रही है कि क्लीन नहीं है, तो हम ये कैसे बोल रहे हैं क्लीन हो चुका है? तो गलत है। पेरिस हैज नेवर होस्टेड द ओलंपिक्स बिफोर 2024। पेरिस ने 2024 से पहले ओलंपिक कभी होस्ट नहीं किया था। अब देखो ये भी गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया था ना कि 1900 में उसने किया था ओलंपिक होस्ट। ठीक है, तो ये भी गलत है। द रिवर हैज नेवर बीन यूज फॉर एनी स्पोर्टिंग इवेंट। रिवर को पहले किसी स्पोर्टिंग इवेंट के लिए यूज नहीं किया गया, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि रिवर को पहले स्पोर्टिंग इवेंट के लिए यूज किया गया है। कहां से पता चला? यहां से, मच लाइक दे हैड डन इन 1900। मतलब 1900 में ओलंपिक एथलीट्स ने स्विम किया था इस रिवर में। मतलब 1900 में जो इवेंट्स हुए थे, कॉम्पिटिशन हुए थे, वो सेन रिवर में ही हुए थे। तो ऐसा हम थोड़ी कहेंगे कि पहली बार हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या सही है? बी। What specific infrastructure flaw contributes to the Seine pollution problem during heavy rain? कौन सा ऐसा फ्लॉ है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि कंट्रीब्यूट करता है, कॉज करता है सेन के पॉल्यूशन प्रॉब्लम को जब भी बारिश होती है? द आउटडेटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब देखो आउटडेटेड सिस्टम तो बताया गया है पैसेज में, ठीक है, कि आउटडेटेड है मतलब कि ओल्ड है, एज्ड बताया गया था ना। कहाँ बताया गया था? एक मिनट देखते हैं। हाँ, एज्ड, ठीक है। एज सीवेज सिस्टम बताया गया है, ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है पैसेज में कि ये इंडस्ट्रियल डिस्पोजल सिस्टम इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, सिर्फ सीवेज कहा गया है जिसमें हर तरह के वेस्ट आ सकते हैं, तो ये तो गलत है। कंबाइंड सीवर ओवरफ्लो वेयर रेन वाटर एंड वेस्ट वाटर शेयर द सेम पाइप। हाँ, ये हम कहेंगे कि सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, पाइप्स ओवरफ्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर वेस्ट वाटर एक ही पाइप में जा रहा होता है। लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये भी गलत है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को इंप्रूव करने की बात की गई है, बट ये नहीं कहा गया कि कमी है उनकी। ठीक, इनएडेक्वेट रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम, रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम तो डिस्कस ही नहीं हुआ है। और फैक्ट्री इलीगल डंप कर रही है, वो भी डिस्कस नहीं हुआ है। तो देखो कितना जरूरी होता है काफी अच्छे से रीड करना, क्योंकि कभी कभी कहता है कि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी डिस्कस किया गया था, आउटडेटेड सिस्टम्स को भी डिस्कस किया गया था, लेकिन जिसने अच्छे से रीड किया होगा वही कर पाएगा कि हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक है, लैक को डिस्कस नहीं किया गया था। ये तभी आप कर पाओगे जब आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाला है उसमें से। ठीक है, और यही हम सीखते भी इन सेशंस में।
तो हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा बी। What can be inferred about Paris's environmental efforts leading up to the 2024 Olympic mission the passage? अब हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं जो पेरिस ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, इन्वायरमेंटल स्टेप्स लिए हैं 2024 ओलंपिक्स से पहले, तो उसके बारे में हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या इंप्लाई करता है वो? दे वर लार्जली सक्सेसफुल एलिमिनेटिंग पॉल्यूशन इन द सीन, वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और पॉल्यूशन हट गया है सीन से? नहीं, पॉल्यूशन नहीं हटा है। कैसे? क्योंकि सीन अभी पॉल्यूटेड है, ठीक है, इतना पॉल्यूटेड है कि मे बी जो इवेंट्स उन्हें कैंसिल भी करना पड़ जाए, ठीक है, एक अलग से वेन्यू भी रखा गया है, तो पॉल्यूशन तो हटा नहीं है। दे फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड द रिवर रिमेन्स ससेप्टेबल टू कंटामिनेशन। हाँ, सिग्निफिकेंट चैलेंज उनको हुआ था। कैसे? देखो, इतना करने के बाद यहाँ पे क्या आया था रिजल्ट, कि रेन्स की वजह से अभी भी हो सकता है, इतना कुछ किया, सोचा करने का कि हम टैंक ये क्या बना देंगे, हाँ, स्टोरेज टैंक बना देंगे, ठीक है, रेनोवेट कर देते हैं, सीवेज सिस्टम रेनोवेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया वाटर, लेकिन फिर भी खतरा तो बना ही रहा कि रेन्स फिर भी सिस्टम ओवरवेम कर सकते हैं, वाटर रिवर कॉन्टामिनेट हो सकता है, और हो भी गया रिवर कॉन्टामिनेट। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आए और रिवर अभी भी है ससेप्टेबल, मतलब कि अभी भी प्रोन है, अभी भी लाइकली है कि कॉन्टामिनेट हो जाए हैवी रेन्स से। They were abandoned due to lack of funding। लैक ऑफ फंडिंग की तो बात ही नहीं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए पेरिस ने इस सेन को क्लीन करने के लिए, फिक्स करने के लिए, तो लैक ऑफ फंडिंग तो कहीं भी वैसा हम इन्फर करेंगे ही नहीं। दे हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द सिटीज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया होता, ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब सिटी का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसको पूरा बदल दिया, अब वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, ठीक है। They resulted in immediate improvement in all water bodies around Paris। उनसे क्या हो गया, पूरे पेरिस के आसपास जितने भी वाटर बॉडीज थे सब में इंप्रूवमेंट आ गया। नहीं, यहाँ सेन में तो इंप्रूवमेंट आया ही नहीं, बाकी में कैसे आएगा? तो ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या था? बी। तो ये आपका एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन था, हालांकि इजी लेवल का था, बट यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट की जा रही थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप पैसेज को पढ़ना, समझना और क्या कहना चाह रहा है ऑथर, वो आप सीखोगे, जो कि हम इन सेशन में सीखेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम फिर से एक अच्छे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे। अगर आपका कोई डाउट है इन सेशंस को लेके, सेशन 1, 2, 3, 4 और ये जो 5th है, ठीक है, जो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख जरूर ले, काफ़ी बेनिफिशियल है, आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो नहीं देखा तो देखें, और उन सेशंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में आपको अगर लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है तो आप वो भी मुझे शेयर करें। कोई सजेशन आपके पास है वो भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, अच्छे रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।